मैंने अज़्म के साथ कहा, बाबा कहाँ है? क्या? इसकी आवाज में लर्जिश थी। नहीं। मैंने इसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, वो जंगल में कहीं रुपोश है। बस तुम अपने हवास दुरुस्त कर लो। तुम्हारे साथ उन जालिमों ने कैसा सलूक किया है? सरिता बे इख्तियार मेरे सीने से चिमटी और ज़ारो कतार रोने लगी। मेरा सीना तर हो गया। मैं इसे समझाने और तसल्लियां देने लगा। सरिता, जल्दी अलिफाटे जाओ, किसी हंगामे से पहले बेहतर है हम यहां से फरार हो जाएं। जाबिर में इस हालत में? सरिता ने शर्म से नजरें झुकाते हुए दबी जुबान में कुछ कहना चाहा। मैं इसका मकसद समझ गया। ये वहशियों की बस्ती है सरिता। क्या तुम कभी सोच सकती थी कि तुम्हारे सामने मर्द बरहना हैकर आएंगे? हम बदकिस्मती से जिन हालात का शिकार हो गए हैं, इनमें सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। मैंने इसे अलिफाटे आलिफ। वो एक करा के साथ उठी। मैंने इसकी कमर के गिर्द दायां बाजू हमायल करके दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। वो दोनों लड़कियां गुमसम खड़ी थीं, लेकिन अभी मैं दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि एक करीह सूरत गिरुंडेल हबशी अंदर दाखिल हुआ। इसके मुंह से झाग निकल रहे थे। वो शोइला की तरह अपना जिस्म आरास्ता कैसे हुए था। हाथों में कड़े, कानों में बाले, गिले में हार, रंग बरनिगा जिस्म और बाईं कांधे पर एक सियाह खाखार बंदर बैठा हुआ। अंदर आकर वो फुनकारा और इसने एक झटके से सरिता को मुझसे अलहदा कर दिया। सरिता की हालत काबिल रहम हो गई। इसकी खूबसूरत आंखों से दहशत अयां थी। कालारी ने इसकी कलाई थामकर झटका दिया तो वो करा कर रह गई। सरिता की चीख पुकार पर कालारी ने इसे एक झटके से फर्श पर ढेर कर दिया। इसकी आंखों में दरिंदगी थी। हल्के झपकते उसने झपट कर सरिता का नाजुक बदन अपने बदहैत बाजुओं में समेट लिया। सरिता ने चीखने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज जैसे हल्क में घट कर रह गई थी। दहशत से इसकी आंखें हल्कों से उबली पड़ रही थी। मैं सोच रहा था कि कालारी पर किस तरफ से हमला करूं। चुनांचे मैंने इसकी पुश्त पर जाकर इसके गिले में पड़े हुए कड़े खींचने शुरू कर दिए। कालारी को उम्मीद नहीं थी कि मैं ये जसारत करूंगा। इसके जवाबी रद्द अमल से इसका खूनखार बंदर मुझ पर झपटा। मैं पहलू बचा गया और बंदर इन दोनों लड़कियों पर जा गिरा। मैंने अपना अमल जारी रखा और दफ्तहा कालारी को सरिता के बदन से अलहदा करने में कामयाब हो गया। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटा, इसने अचानक पैंतरा बदला और अपने दोनों हाथ झोंपड़े की छत की तरफ अलिफाटे यकायक बाहर की तरफ से दरिंदों की खौफनाक आवाज में झोंपड़ी में आने लगी। मैं समझ गया कि कालारी ने अपने ताबे दरिंदों की आवाज दी है। मैंने जारा काका की खोपड़ी हाथ में थामकर दिल ही दिल में अपने तहफ्फुज की ख्वाहिश की। यही अमल फिर कालारी ने अपने गिले में लटकी हुई खोपड़ी के जरिए किया। उधर खून खर बंदर दोबारा मेरी टांगों से चिंप गया था। कालारी ने उसे मुझसे उलझा हुआ देखकर एक कहकहा लगाया। वो बंदर ताकत में शेर का हमपाला था। इसने मेरी टांग में जगह जगह काटने की कोशिश की, लेकिन मुझे पर कोई असर नहीं हुआ। बाद में मेरी समझ में आया कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस वक्फे में जब मैं बंदर से उलझा हुआ था, कालारी फिर सरिता पर झपट पड़ा। शायद वो मुझसे मुकाबला करना नहीं चाहता था। सरिता ने इसकी दस्त दराजी पर यकफलक शिगाफ चीख मारे। मैं फिर कालारी पर हमला करने वाला था कि झोंपड़ी में अचानक वही औरत नमूदार हुई जो एक बार सरंगा के पास आई थी। ये वो देवी थी जिसकी मूर्ति सरंगा अपनी जेब में रखता था। देवी के तेवर आज खतरनाक नजर आते थे। इसने नमूदार होते ही कालारी को अफ्रीकी जबान में हुक्म दिया, दूर हो जा, इस लड़की को छोड़ दे। देवी ने कहर भरी आवाज में कालारी को ललकारा तो कालारी यूं उछल कर खड़ा हो गया जैसे वो अब तक सरिता के बजाय बिजली के नंगे तारों से उलझा हुआ था।
देवी की आमद पर मैं एक तरफ हटकर खड़ा हो गया और खूनख्वार बंदर दोबारा अपने मालिक के कंधे पर जा बैठा। कालारी गैज़ व गज़ब के आलम में उस वक्त किसी आदम खुरदरिंदे से मुशाबे था। वो देवी को फाड़ खाने वाली नजरों से देख रहा था। तो फिर आ गई। वो दे उड़ा, लेकिन मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा और तुझे भी। तू उसे छोड़ दे, मैं तुझे हुक्म देती हूं। देवी ने तमकनत से कहा, तेरी बर्बादी करीब है। कालारी गजबनाक अंदाज में उठा और देवी की तरफ बढ़ा। ये इलाका हमारा है, तो हमारे मामलात में दाखिल ना दे, वरना अजीम अकुबला तुझसे सरदार कालारी की तौहीन का बदला लेगी। मैं तेरे मामलात और तेरी मलिका के दरमियान नहीं पड़ना चाहती। तो इस लड़की को आज़ाद कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। देवी ने हकीमा अंदाज में कहा, जारा काका की अजमत की किस्म। इस इलाके पर सिर्फ अकुबला काफ हुक्मरानी है, तो यहां से अब नहीं जा सकती। अपने जुमले के इख्तिताम के साथ ही कालारी ने दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके जोर जोर से हिलाने शुरू कर दिए। दूसरे ही लम्हे झोंपड़ी के बाहर लातादाद शिकारी कुत्तों की खूनखार गुर्राहट सुनाई दी। देवी के होठों पर उभरने वाला तबस्सुम बड़ा ही मानी खेज था। इसमें कालारी पर हकारत की एक नजर डाली, फिर तेजी के साथ लपक कर झोंपड़ी से बाहर निकल गई। कालारी इसके ताक़ुब में झपटा। मैं भी तेजी से झोंपड़ी के दरवाजे पर आ गया। बाहर जो समा मुझे नजर आया वो इंतहाई खौफनाक और हैरत अंगेज था। खूबसूरत देवी को कालारी के दर्जनों कुत्तों ने अपने घेरे में ले रखा था और उसे भंभूर डालने के लिए परतोड़ रहे थे। देवी उनके दरमियान खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। फिर अचानक इसने अपनी नजरें उन भौंकते हुए कुत्तों पर डालें, तो वो सारे के सारे पल भर में करीहा आवाजें निकालते हुए जमीन पर लूटपोट हो गए। कालारी ने इज़्तिराबी कैफियत में देवी की तरफ देखा। सरिता को ले जाओ, देवी ने मुझे हुक्म दिया। अचानक कालारी ने खुद को जमीन पर घुटने के बिल गिरा दिया। फिर जमीन पर सर टेक कर दोबारा उठा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख अंगारों की मानिंद दहक रही थी। इसने अपने सीने पर दो हाथ मारे। इसके होंठ लरज रहे थे। पुरस्रार दाल मुतमईन नजर आ रही थी। मेरी नजर अचानक आसमान की तरफ अलिफाटे गई। मैं सरतापा लरज उठा। जहाज की तबाही और हिफाजती कुश्ती का तबाकुन सफर मेरे जहन में ताज़ा हो गया। दिल की धड़कनें गैर मुतवाजिन होने लगी। एक सियाह टुकड़ा फिजा में तैरता हुआ नीचे की समत आ रहा था। मैं पहले भी सियाह ज़र्रात की इस आंधी का हैरत अंगेज करिश्मा देख चुका था। मुझे तो मुगा याद आया जवान पुरस्रार सियाह ज़र्रात का शिकार हुआ था। कालारी बार बार सीने पर बेतहाशा हाथ मार रहा था। पुरस्रार देवी के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। मैं दम बखोतिरा आने वाले लम्हात के बारे में सोच रहा था। सरंगा की पुरस्रार दो अब तक कालारी के मुकाबले में बड़ी पुरसुकून थी और इस पर हावी रही थी, लेकिन क्या वो सियाह ज़र्रात की इस जबरदस्त आंधी से खुद को महफूज रखने की ताब ला सकती है? मेरे जहन में ये सवाल बड़ी तेजी से चकरा रहा था। सियाह ज़र्रात खौफनाक अंदाज में चकराते हुए देवी के सर पर पहुंचकर रुके तो देवी ने अपनी एक उंगलियों पर उठाकर इसे जुम्बिश दी। सियाह खतरा उसके सर पर मुअल्लक था। गालिबन उसकी उंगली के इशारे ने इसे एक फासले पर रोक दिया था। यह तमाम तमाशा मेरे लिए बेहद हैरत अंगेज था। मैंने सरिता का हाथ पकड़ा और इस हंगामे में मौका गनीमत जानते हुए फरार होने की कोशिश की, लेकिन कालारी चीखता चिंघाड़ता हुआ फिर आड़े आ गया। देवी के सर पर सियाह ज़रात मंडला रहे थे। मैंने ना जाने क्या सोचकर कालारी की गर्दन में हाथ डाला और ताक कर जारा काका की खोपड़ी पूरी कुव्वत से खींच ली। मेरे इस अचानक अक़दाम से कालारी हवास बाख्ता हो गया और मैंने कमाल फुर्ती से दरवाजे के बाहर खड़े हुए हबशी के हाथ से नीज़ा खींचकर कालारी के सीने में घोंप दिया। कालारी एक खौफनाक चीख मारकर जमीन पर गिर गया, लेकिन गिरकर तड़पने की इसे मोहलत नहीं मिली। इसका काम तमाम हो गया था। हबशी चीखता चलाता वहां से भाग खड़ा हुआ। देवी के सर पर सियाह ज़रात की अलगार भी मादूम हो गई।
और खुद देवी भी। मैंने जारा काका की दूसरी खोपड़ी सरिता के हाथ में दे दी और इसे साथ लेकर तूफान की तरह जंगल की समत भागना शुरू कर दिया। कालारी के खौफनाक बंदर ने मेरा ताकुब किया। मैंने रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन बंद राचक कर मेरे कांधे पर बैठ गया और मेरा कान सहलाने लगा। मैंने इसे धुतकारना चाहा, लेकिन वो मेरे कांधे से चिमटा रहा। मैं हवास बाख्तगी के आलम में सरिता को लेकर आगे की तरफ भागता रहा। मुश्किल ये थी कि सरिता मेरी रफ्तार का साथ नहीं दे पा रही थी। ना हमवार रास्तों पर कई जगह वो ठोकर खाकर गिरी। फिर एक मकाम पर निढाल होकर उसने मुझसे कुछ देर ठहरने और सांस दुरुस्त करने की इल्तिजा की। यकाएक पीछे से शोर बुलंद हुआ। उन्होंने हमारा ताकुब शुरू कर दिया था, लेकिन ना मालूम क्या बात थी कि इस वक्त मुझे उनके शोर और ताकुब से पहले जैसा खौफ महसूस नहीं हो रहा था। ताहम हिफाजत और दिफा की खातिर मैंने सरिता को अपनी पुश्त पर बिठाया और अपने जिस्म की सारी तवानाई भागने में सिर्फ कर दी। मेरा रुख जंगल की तरफ था। बंदर मेरे कांधे से उतरकर अब मेरे साथ भाग रहा था और गुर्रा रहा था। सरिता अब भी हाँप रही थी। इसने अपने हाथों और टंगों से मेरा जिस्म मजबूती से जकड़ रखा था। मैं इसे अपनी कमर पे उठाए हुए आखिर इस तारीक रात और तारीक जंगल में दाखिल हो गया। मेरे ताकुब में शोर गुल हर लम्हे बढ़ता जा रहा था। उधर कालारी का बंदर मेरे साथ भाग रहा था। कभी वो मेरे आगे आकर जोर जोर से गराता और मुझे राकन्ने का इशारा करता, कभी अलिफाचिल उछल कर ताकुब करने वालों को अजीब व गरीब अंदाज में कुछ समझाता, मगर मैं इसकी उन हरकतों से बेपरवाह होकर तेजी के साथ तारीक जंगल में आगे की जानिब भाग रहा था। मेरा सांस मुसलसल भागने की वजह से फूल गया था। ये खुशगवार बोझ अलिफाटे कर भागने में मुझे कोई ऐसी खास दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी, लेकिन इस तारीकी और जंगल के परपेच रास्तों में जल्दी अंदाजा हो गया कि मैं ज्यादा दौर तक सरिता को अपनी कमर पर लादे हुए नहीं भाग सकता। मैं जूं जूं जंगल में बढ़ता जा रहा था, तारीकी की चादर दबीज होती जा रही थी। खारदार झाड़ियों में अलिफालजनी की वजह से न सिर्फ ये कि बच्चे खींचे कपड़े तार तार हो रहे थे, बल्कि जिस्म पर जाबजा खराशें भी लग गई थीं। भागते भागते मैं एक तनावर दरख्त से टकरा कर गिरा तो सरिता की गिरफ्त मेरी पुश्त पर ढीली हो गई। मैंने संभल कर इसे दोबारा अलिफाटने की कोशिश की। वो सिसकने लगी, जाबिर तुम मुझे यहीं छोड़ दो। मेरी खातिर अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डालते हो? तुम उनसे बचकर कहाँ जाओगे? वो इस बस्ती में हर जगह तुम्हें तलाश कर लेंगे। हिम्मत से काम लो सरिता, मायूसी गुनाह है। मैंने एक झटके से इसे उठाकर दोबारा पुश्त पर लाद लिया और अंधेरे में भागना शुरू कर दिया। बेहंगम आवाजों का शोर अब और करीब आ गया था। वो उन रास्तों के आदी थे। जब वो खासे करीब आ गए तो मैं अंधाधुंध उधर उधर अपने लिए कोई पनागा कोई दिफाई जगह तलाश करने लगा। मुझे यकीन था कि अब अनकरीब तंग धड़ंग हबशी हमें दबोच लेंगे और फिर वो मेरे साथ जाहिर है कोई अच्छा सलूक नहीं करेंगे। मैंने उनके कबीले के एक अजीम सरदार कालारी को हलाक कर दिया था। राग जाओ, भागो मत। पुश्त से मिली जली आवाजों में मुझे ये आवाज वाज़े तौर पर सुनाई दी। कालारी का बंदर अपने हल्क से तेज तेज आवाजें निकालकर ताकुब करने वाले हबशियों को समत का निशान बता रहा था। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और जारा काका की साल खुर्दा को पड़ी हाथ से छूकर इस बात की शिद्दत से ख्वाहिश की कि वो काहिन आजम के गार तक मेरी रहनुमाई कर दे। मेरी हालत नागुफ्ताबा थी, फिर भी ये यकीन था कि जारा काका की खोपड़ी की मौजूदगी में मुश्तइल हबशी मेरा असरिता का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन मैं इस वक्त वहां राख कर किसी किस्म का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। अलिफाकेल उखड़ी सांसों पर काबू पाता मैं आगे की समत बढ़ रहा था कि अचानक किसी पत्थर से ठोकर लगी और मैं सरिता समेत किसी गार में पुश्त की जानिब लुढ़कता चला गया। तवाजुन बरकरार होने पर मैंने सरिता को दोबारा संभाला और गार में अंदर की जानिब बढ़ने लगा। उन गारों में रुपोश अफराद के बारे में
मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था। कालारी का बंदराब मेरे नजदीक नहीं था, लेकिन गार के दहाने पर उसकी आवाज मैं अभी तक अंदर आ रही थी। हबशियों की चीख विपकार भी एक मरकज पर थम कर गई थी। मैं उन आवाजों से दावर होता गया। फिर जब मैं एक दरवाजे के करीब पहुंच तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही, क्योंकि अब मैं जजीरा तोरी के सबसे महफूज मकाम का हुन आजम के गार के अंदर था। मैंने सरिता को उतार कर एक तरफ खड़ा किया और जारा काका की खोपड़ी गिले से आतार कर बाजू में बांधी और समोराल के मखसूस अंदाज में सीने पर पहले दोनों हाथ बांधे, फिर उन्हें फैला दिया। मेरी तवक्को के मुताबिक दरवाज़ा खुल गया। सरिता का हाथ थामकर मैंने इसे आगे की जानिब बढ़ने का इशारा किया। वो अपने पैरों पर चलने लगी। इस रास्ते से मुझे पूरी वाकिफियत थी। सरिता दम बखुद थी। कभी वो मेरा चेहरा देखती और कभी गार का अंदरूनी निज़ाम समझने की कोशिश करती। मैंने इसकी वहशत दूर करने के लिए मुख्तसरा समझा दिया कि इस वक्त कोई खतरा हमारा ताक़ुब नहीं कर सकता। हम जजीरा तोरी के सबसे महफूज मकाम पर हैं। फिर भी सरिता का खौफ कम नहीं हुआ। इन परेशान कुन हालात के बावजूद अपने बदन के बाज हिस्से छुपाने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थी। मैं इसे गार के इस हिस्से में ले गया जहां तरुम और जिमराल की मौजूदगी की तवक्को थी। काहिन आजम समोराल के बारे में मुझे इल्म था कि इसकी वापसी 2 रोज बाद होगी, क्योंकि वो मुक़द्दस अक़बला की तलबी पर गया है। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि मैं उसकी वापसी से पहले ही अपने मकसद में कामयाब होकर इस पनाहगाह में आ गया था। दूसरे कमरे में तरुम और जिमराल दोनों मौजूद थे। जिमराल घास के बिस्तर पर महखूब था, लेकिन तरुम जाग रही थी। कदमों की आहट सुनकर वो तेजी से अलिफाटे खड़ी हुई और उसकी निगाहों में मसर्रत की चमक पैदा हुई। मगर जब उसकी निगाहें सरवकत सरिता पर पड़ी तो इसके चेहरे पर खिंचाव सा पैदा हो गया। मुझे तरुम की यह कैफियत देखकर ताज्जुब हुआ। जजीरा तोरी के मुतालिक तोशा और नीरी ने मुझे बताया था कि वहां जिन्स की कोई कद मौजूद नहीं है, ताहम औरतें एक खास अरसे के लिए अगर वो चाहीं तो उम्र भर के लिए किसी मर्द के साथ वाबस्ता कर दी जाती थी। वो मर्द अगर चाहे तो अपने मेहमान मर्दों को अपने तसर्रुफ की औरतें खुशनुदी के हुसूल और मेहमान नवाजी के जज्बात के तौर पर पेश कर सकता था। लेकिन अक़दार के इस इख्तिलाफ के बावजूद तमाम दुनिया की औरतें जज्बों में यकसा रद्द अमल का इजहार करती हैं। मुझे तरुम की दिल्ली कैफियत का अंदाज़ा लगाने में देर नहीं हुई। सरिता ने भी शायद तरुम की ये कैफियत महसूस कर ली। वो तरुम की नज़रों की ताब ना लाकर जल्दी से मेरी पुश्त पर आ गई और सहमे हुए लहजे में बोली, सैयदी जाबिर, अभी लड़की कौन है? शायद इससे मेरा आना नागवार गुजरा है। नहीं सरिता, ये बहुत अच्छी लड़की है, मैंने अंग्रेजी में कहा। ये एक अजीम काहिन की बेटी है। वो काहिन मेरा मोहसिन है। तुम जो अभी तक मुझे जिंदा देख रही हो, ये सब इसी खानवादे के सबब से है। अगर इन लोगों ने मुझे पनाह ना दी होती तो तुम शायद कालारी की हवस पर कुर्बान हो गई होती। सरिता को मुतमिन करके मैं तरुम के नजदीक गया। वो खामोशी से हम दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। वो अभी तक नजरें चराकर सरिता के सरापा का जायजा ले रही थी। तरुम के अंदरूनी जज्बात जाबिर जैसा शख्स ना समझता तो फिर कौन समझता। मैंने इसे एतमाद में लेने और उसके दिल का गुबार दूर करने के लिए कहा, तरुम, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें इत्तला दिए बगैर यहां से चला गया था। मुझे मालूम था कि तुम कभी मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं दोगी, इसलिए मैंने यह तरीका इख्तियार किया। ये लड़की, तुम इससे मिलो। इसका नाम सरिता है। ये हमारे साथ सफर कर रही थी कि कालारी उसे अपने लिए उठाकर ले गया। अगर मैं उसकी मदद न करता तो कालारी इसे बर्बाद कर देता। तरुम कुछ देर खामोश रही, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। तुम इस लड़की की खातिर बाहर जाने के लिए बेचैन थे, इसी वजह से तुमने मेरी जिमराल की और जजीरा तोड़ी।
कि कहन आजम की हिदायतें भी नज़रअंदाज कर दे। वो पुरवकार लहजे में बोली, हाँ तरुण, मैं अपने साथियों की मदद करना अपना फर्ज समझता हूँ। ये कमज़ोर लड़की मेरी मदद के बाइस जुल्म और सितम से बच गई है। मैंने भी इसी लहजे में जवाब दिया, मैं काहिन आजम समोराल के एहसानात कभी नहीं भूल सकता। इस मुक़द्दस शख्स ने मेरे साथ जो सलूक किया है वो इसकी अज़मत का सबूत है। मुझे यकीन है कि नेक दिल समोराल मेरी नीयत से वाकिफ होगा और उस गुस्ताखी और नाफरमानी पर मुझे मुआफ़ कर देगा। इस लड़की को तुम यहाँ क्यों लाए हो? तरुण ने सर्द लहजे में पूछा। वो बार बार तीखी नजरों से सरिता को देख रही थी। सरिता अपना बदन समेटे भी हुई खड़ी थी, इसलिए कि इस पुरअसरार इलाके में सबसे महफूज जगह है, यहाँ के बाशिंदों के शर से महफूज रहेगी। मैंने हौसले से जवाब दिया, काहिन आजम के एहसानात और मोहब्बत के सबब में समझता हूँ कि वो इस जसारत पर बिरहमी का इजहार नहीं करेगा। ये लड़की तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मैं इसका वादा करता हूँ। क्या तुम इस लड़की को हमेशा अपने साथ रखोगे? तरुण का तजस्सुस और गला मैंने महसूस कर लिया। वो मुझसे सरिता के सिलसिले में कोई हतमी बात सुनने के लिए मुस्तरिब नजर आती थी, और मैं सोच रहा था कि क्या मैं सरिता जैसी नाजुक बदन दिलकश लड़की से मुंह मोड़ लूं, जिसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। क्या मैं इस हिंदी दोशीज़ा से दस्तबरदार हो जाऊं? मैंने एक नज़र सहमी हुई सरिता पर डाली, फिर तरुण से फैसला कुन अंदाज में मुखातिब हुआ। मैंने इस लड़की के सिलसिले में अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब इसकी किस्मत का फैसला मुकद्दस समोराल करेगा। तरुण जिज़बिज़ होकर बोली, अगर मेरे बाप ने इस लड़की के खिलाफ कोई हुक्म सादर किया तो क्या तुम उसे कबूल कर लोगे? मुझे मालूम है वो पाक बातिन शख्स ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुकद्दस समोराल का हर हुक्म मुझे हर हाल में कबूल होगा। मैंने साफ दिली से इससे कहा। मेरा ये वाज़े जवाब सुनकर तरुण की आंखों में मानी खेज चमक पैदा हुई। हमारे दरमियान चूंकि मकामी ज़बान में गुफ्तगू हो रही थी, इसलिए सरिता गुमसम खड़ी रही। तरुण का तजस्सुस बड़ी हद तक दूर हो गया था। जब वो अपने तौर पर मुतमईन हो गई तो इसने आगे बढ़कर सरिता का हाथ थामा और इसे जिमराल के करीब ले जाकर इशारे से घास के बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। मैंने सरिता को आराम का इंदिया समझाया तो वो किस कदर झिझकी, फिर अपना फूल जैसा जिस्म समेटकर खामोशी से लेट गई। मैं तरुण को सरिता के पास छोड़कर गार के इस हिस्से में आ गया जो 44 दिनों तक मुतवातिर मेरे तसर्रुफ में रहा था। मैंने एक तवील अंगलाई लेकर खुद को फर्श पर बेसुध गिरा दिया और सिया छत को घूरने लगा। मशल की रोशनी इस वीरान कमरे में बड़ी हैबतनाक लग रही थी। अभी मैं गुनूदगी की मंजिल में था कि तरुण आ गई। मैं समोराल की वजह से अपने सरकश नफस को दबाए रखने पर मजबूर था।